नागरिक करने वाले हमारे साथी गुड्डू भाई, तालियां बजाइए उनके लिए। परवेज सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सरफराज साहब, अमीन पटेल साहब, अकील साहब, कल्पना गंगवार साहबा, मुंबई से चलकर आए गयासुद्दीन साहब, फहद आजमी साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, आदिल खान आजमी साहब, फहद नरल साहब, हमारे मोहतरम निसार पहलवान साहब नासिक के, अब्दुल रऊफ साहब, वसीम शेख साहब, तारिक मछली वाला साहब, हुसैन खान साहब, अतीक मौलवी साहब, रईस शेख साहब, सलाउद्दीन साहब, नफीस आजमी साहब, सऊद साहब, इमरान शेख साहब, मोहसिन शेख साहब, वसीम साहब, अजहर साहब, फैसल साहब, नवेद साहब, मनीष साहब, यूसुफ इलियास साहब, अबू बकर साहब, सलाम कुरैशी साहब, फैद अख्तर साहब, नदीम साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं उस पूरी टीम को जिन्होंने पिछले हफ्ते में कई दिन यहाँ रह करके इस मीटिंग को मुनाकिद किया, मैं उनको उनका शुक्रिया ही नहीं बल्कि उनका एहसानमंद हूँ, क्योंकि हमें मालेगांव के लोगों से मिलने का एक मौका फराहम किया। देखिए, मैं जो कहता हूँ सच्चाई कहता हूँ, यकीन जानिए मुझे मालेगांव वालों से मोहब्बत है, क्योंकि मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने लोग हैं। मैं अगर मालेगांव में आकर आपसे गली मिल के बात नहीं करूं तो क्या मुंबई के लाल बाग में जाके बात करूं? क्या मुंबई के परेड में बात करूं? ये मेरा अपना शहर है, मुझे कोई शिकायत नहीं। परवेज भाई शिकायत कर रहे हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सौदागर नहीं हूं, मुझे वोट चाहिए। मैं जीतूं या न जीतूं, मेरे लोग जीते या न जीते, लेकिन मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जिंदगी भर लड़ता हूं। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मैं शायद नहीं रहा, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, ये मुल्क गुलाम था, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। अंग्रेज इस मुल्क का कब्जा क्यों किया मालूम है? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मोदी जी के जमाने में नहीं, मोदी की जगह मैंने कागज की चिड़िया भी नहीं बचाई। मुगलों के जमाने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और हिंदुस्तान का जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा था। गरीबों के पास, किसानों के पास, घरों में लोगों के सोने के अंबार थे। अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, यहां कब्जा करो। ऐसे ही नहीं आ गए लोग, कागज की चिड़िया लेने नहीं आए थे, ये आए व्यापार के बहाने से हिंदुस्तान में घुसे और हिंदुस्तान का कब्जा किया। मुगलों को हटा करके ये आए थे यहाँ पर, उसके बाद आए थे। और दोस्तों, जब अंग्रेजों को हटाने की बात हुई तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख गवाह इस बात की, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। केरल का मामला, केरल में एक जगह पे ट्रेन के डिब्बे में चिलचिलाती धूप के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया, बगैर पानी के, बगैर खाने के। 24 घंटे तक ट्रेन चलती रही पटरियों पर, और उसके अंदर बंद मुसलमान चिल्लाते रहे, पानी 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 नहीं मिला। एक दूसरे का पेशाब पिया उन्होंने, अपने खून निकाल के पिया उन्होंने। जब ट्रेन पहुंची मंजिल पर तो आधे उसमें से मर गए। ये कुर्बानी किसने दिया? ये कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है। तारीख गवाह इस बात की, ये कोई झूठी बात नहीं है। 1857 की गदर में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारा गया। जब बलिया की जेल से मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसका साथ देने वाला कोई और ना सिवाय बहादुर शाह जफर के। बहादुर शाह जफर ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया तो ये लड़ाई आगे बढ़ाई गई। लिखा है हिस्ट्री में कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक
सड़कों के किनारे कोई एक दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाशों को शहीद करके लटका न दिया गया हो। यह कुर्बानी हमारी है। हमने कभी, हमारे पुरखों ने कभी अंग्रेजों को तलवे नहीं चाटे। आज बदकिस्मती से वो लोग बैठे हैं गद्दी पर जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। चिट्ठी लिखा जेल से कि एक बात रिहा कर दो हमको, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। और छूटने के बाद इन्होंने आजादी की लड़ाई में गांधी जी के मुखालफत किया। तारीख गवाह है, जैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, बंबई के मुसलमान मेहनत भाइयों ने, मुसलमानों ने जिनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, मुगल लाइन की एजेंसी, सनलाइट साबुन की एजेंसी, बड़ी बड़ी जो है कागज, बर्मिंघम के कागज की एजेंसी, स्टो की एजेंसी, सारी एजेंसियों को जैसे गांधी जी ने कहा कि हम जो है अब जो है स्वदेशी यहां चलाएंगे और बाहर की कंपनियों का हम लोग यहाँ पर सफाया करेंगे, तो मुसलमानों ने अपनी पूरी एजेंसियों को लात मार के अंग्रेजों को वापस दे दिया। मुसलमान की लड़ाई शुरू हो गई। वह एजेंसियां मारवाड़ियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, गैर मुस्लिमों ने उन एजेंसियों को ले लिया, वो बड़े आदमी बन गए और हम लोग उन एजेंसियों को लात मार के सड़क पर आ गए। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गद्दार, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमान अपने सामानों की पोटलियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवा और दवा था। उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना कलाम आजाद ने चिल्ला कर कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हें ताजमहल हुस्न की कसम, तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएगी, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई अज़ान देने वाला नहीं होगा, तुम्हारे मकतबों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें रसूल का वास्ता है, तुम रुक जाओ, हिंदुस्तान को छोड़ के जाओ, इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मुसलमान रुक गया था। जितना मुसलमान पाकिस्तान गया, उससे ज्यादा मुसलमानों ने यहाँ रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। गवाह एक बार ऐसा भी हुआ, एक सगा भाई जो पाकिस्तान चला गया था, वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने बॉर्डर पर आया, दूसरा भाई हिंदुस्तान की तरफ से आया, लेकिन हिंदुस्तान के भाई का हाथ नहीं कांपा उसको मारने के लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मुझे वतन से मोहब्बत है, मैं अपने भाई का भी सामने खड़ा होगा पाकिस्तान में, उसके खिलाफ खड़ा होगा। दिखाया क्या हो रहा है देश में। 2014 से ज्यादा कुछ हो गया है। छोटी हाड़ी में उबाल आ गया, छोटी हाड़ी में जल्दी उबाल आता है। हमने इतने साल तक हुकूमत किया, हमें उबाल नहीं आता। छोटे लोग हैं, दिमाग खराब हो गया है। और ये जो है ना, ये हिटलर गिरी कर रहे हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कहते हैं हिटलर ने भी सारी संस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया था, लाखों लोगों को मार दिया था। 10 साल की आगे नहीं चल सके। दुआ करो ये भी 10 साल में चलेगा, चलेगा 10 साल में। मुझे याद है, मैं तो भी आया था, दुनिया के लोग बैठे हैं, एक छोटी सी लड़की, खुदा की कसम, खूबसूरत बच्ची, छोटी सी, मेरा दामन पकड़ लिया उसने, कहा आप दुनिया आए हो ना, मेरा घर देखे बगैर नहीं जा सकते। मैंने अमर सिंह से कहा मेरे हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया, मैंने कहा नहीं, इसका घर देखना जरूरी है। मैं उसका घर देखने गया ना, खुदा की कसम मैं बहुत रोया। उसने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ जहेज में दिया था, मैं और मेरे शौहर ने छोटा सा घर बसाया था, फसाद में मेरा पूरा घर जल गया। आप आइए देखिए, पूरे जले हुए घर को जैसे जला था वैसे ही आज तक है। 15 दिन हो गया, एक भी पुलिस वाला आकर इसकी सर्वे नहीं कर रहा है, पंचनामा नहीं कर रहा है। पंचनामा कर लेगा तो मैं सफाई कर दूंगी, शायद मुझे सरकार से कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं अपना घर दोबारा बसा सकूं। पूरा घर जला वैसे पड़ा था। और आगे औरत आई, बच्चे को गोद में लिए हुए, उसने कहा मेरा निकल ऐसे खिलाफ परेशान के लिए, मेरे पास 6 महीने का बच्चा है,
मैं उसे लेकर मैदान में सोती हूँ, मेरा घर जला हुआ है, मेरे घर का सर्वे करवा दीजिए, सर्वे करवा दीजिए। ये देश की है। दुनिया में 2013 में फसाद हुआ था। 2013 में मैं गया था, 2013-2008 दो बार फसाद हुआ था। जब मैं गया था वहां दुनिया में 2013 में 6 लोग शहीद हुए थे और कुछ आहत हुए, गोली लगी थी। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐलान किया कि 3 लाख 1.5 लाख 50 हजार, याद है कि नहीं याद है, ये पैसा इनको दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा हम नहीं देंगे, इसलिए कि पुलिस की गोली से मरे हैं, तो पुलिस की गोली से मरने वाला आदमी जो है ना वो क्रिमिनल होता है, अगर हम दे देंगे ना तो पुलिस झूठी हो जाएगी, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। मैंने बोला पृथ्वीराज चौहान जी आप मुख्यमंत्री हैं या चपरासी हैं? मैं समाजवादी पार्टी में काम करता हूं और मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था। फसाद तो हमारा नसीब बन गया है। एक दिन में मुजफ्फरनगर के लोगों ने कितने लोगों को मार डाला, मगर अखिलेश यादव ने क्या किया मालूम है? एमपी को, एमएलए को जेल भेज दिया। आज तक वो गया यहाँ पर फसाद में जेल, एमपी और एमएलए को जेल, और एक एक मरने वालों को यूसुफ भाई 15-15 लाख रुपया 15-15 लाख रुपया अखिलेश ने दिया। और उसके बाद 1800 करोड़ हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे अरब में लिखा जाएगा। 1800 करोड़ रुपया जितने लोगों का घर चल गया, टूट गया है, इन सबको घर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपया दे दो, जबकि घर की वैल्यू 3 लाख रुपए, छोटे छोटे घर गाँव। और यहां पर मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ था, मैं चिल्ला उठा था, उसके पहले मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, मरने वालों को 6 लाख दिया गया था, मालेगांव वालों को 1 लाख दिया गया था। याद है कि नहीं याद है? मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, नहीं सुना इन लोगों ने। मैंने मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी से कहा, नेताजी कोई पुरसाने हाल नहीं है मालेगांव का, आप प्लीज मेहरबानी करके मालेगांव आ जाइए। आपका रुतबा बहुत बड़ा है, देश में कोई नेता नहीं कहा जाता। इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई नेताजी जाना जाता है तो मुलायम सिंह जी आप जाने जाते हैं। मुलायम सिंह जी मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं टाटा से छूटा था, मैं जमानत पर आया था, मुझसे लोग नफरत करते थे, कोई मेरे पास खड़े होने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े नेता जिनको मैं अपने पास से चंदा देकर इलेक्शन लड़ाता था, खुदा की कसम मेरे साय से भागते थे। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। प्रोफेसर जावेद खान, उन्होंने मुझे फोन कर कहा, अबू आसिम मैं आपकी वजह से मिनिस्टर नहीं बना। मुझे शरद पवार साहब ने कहा कि तुम अबू आसिम जो बम ब्लास्ट का आरोपी है, तुम उसके रिश्तेदार होते, तुमको मंत्री नहीं बनाऊंगा। आजम खान कहते हैं मुझसे, जावेद खान की मैंने बहुत कहा कि मैं अबू आसिम का कुछ रखता नहीं, मुझे बना दीजिए मंत्री, अबू आसिम मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद भी शरद पवार ने नहीं सुना। एक हिंदू नेता यूपी का रहने वाला जो अबू आसिम को खुदा की कसम नहीं जानता था। मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा ने कभी सियासत नहीं किया, लेकिन जेल से छूटने के बाद मैंने कहा, अबू आसिम अगर तुम अपने बाल बच्चों के लिए जिंदा हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम छोड़ो बाल बच्चे, निकलो सड़क के ऊपर, ना इंसाफी के खिलाफ लड़ो। हमारे गांव वालों, मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। 6 दिसंबर 1992 को मैं दोपहर तक मेरे बंगले खंडाला में बच्चों के साथ घूम रहा था। जैसे ही न्यूज आई 1 बजे 1:30 बजे कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मैंने बच्चों को गाड़ी में डाला, सीधा भागा मुंबई, और बंबई पहुंचते पहुंचते बंबई चलने लगे। मैं पूछ रहा था क्या करूं, मैं किसको पकड़ूं, मुझे लड़ना है के खिलाफ। मैं सुबह उठता था 11 बजे, आर्थर रोड जेल में जाता था, दिन भर बैठता था जज के सामने, शाम को 5 बजे जब कोर्ट छूटती थी आता था घर, उसके बाद कैसे ताकत बनाऊं उसकी तलाश में घूमता था। उसके बाद मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नाम का एक गैर मुस्लिम है,
उसी राज में मुसलमान की गाना खोल के चल रहा है। जब उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर 1990 को 14 लाख लोग आए, हाथों में हथियार, एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो। राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर ही बनाएंगे। या तो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि ये धर्म सबके लिए बराबर है। किसी की मंदिर, किसी की मस्जिद कोई गुंडागर्दी से नहीं तोड़ सकता। मुलायम सिंह यादव अपने कमरे में मोबाइल कॉर्डलेस फोन लेकर यहां से वहां से यहां घूम रहे हैं। क्या करूं? डीजी कहता है कि साहब है गुंबद के ऊपर, क्या करूं? गोली मार दो। डीजी कहा मैं काम क्या कैसे करूंगा ये काम? क्या गोली मार? सरकार चली जाए, लेकिन देश का संविधान पे काली का नहीं लगना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, उस मुलायम सिंह यादव ने तो मैंने कमेंट किया, मेरा नाम अखबार बहुत छपता था, बहुत बड़ा आतंकवादी, बहुत बड़ा ये। मुलायम सिंह तो आगे ताजमहल होटल पे ठहरे मुख्यमंत्री थे, उनसे लोगों ने कहा अबू आजमी के पास मत जाना, इसके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है, अभी तो जमानत पे छूटा है, इसको तो फांसी की सजा होगी। वारे मुलायम सिंह यादव आप नहीं रहे दुनिया में। मुलायम सिंह ने कहा, खुल के कहा कि मैं जानता हूं अबू आसिम बेगुनाह है, मैंने पढ़ा उसके केस को, मैं खाऊंगा अबू आसिम के घर। और मुलायम सिंह मेरे घर पर आए, मेरे सर पर हाथ रखा, कहा अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुलायम सिंह यादव जिसे राजकाज में कभी हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं रहा। ये लोग यहां सरकार चल रही, क्या होगा यहां पर? मैंने उसको मुलायम सिंह यादव से कहा था, नेताजी ताला लगा हुआ है, बहुत मुसलमान परेशान है, बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया। नेताजी आप कुछ कर सकते हैं क्या? पवार साहब से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मीटिंग बुलाएंगे, पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। नेताजी ने कहा झूठ बोलते हैं। हमने सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कलम कागज लाओ, सुन लो, हिस्ट्री में लिखने खातिर ये चीज, ताकि कलम कागज लाओ, आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म। मुलायम सिंह यादव हो गया। ये उनकी खुसूसियत थी, और उन्होंने कहा कि मैं आज से यूपी में टाटा खत्म कर रहा हूं। याद रखना अबू आसिम, मुझे कत्ल करने के लिए पूना से आया था आदमी, मुझे मारने आया था, जब चाकू मारा मुझे तो मेरे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। वो आदमी टाटा में बंद है, इस टाटा के खत्म करने से वो आदमी भी छूट जाएगा, लेकिन मैं उसको छूटने दूंगा। क्यों? एक कौम के साथ जुल्म ना इंसाफी हो रही, इसलिए इसको छोड़ दूंगा। इसलिए आपके पास चलकर आया हूं समाजवादी का पैगाम लेकर के कि हमें इस देश के अंदर एकता बनाना है, मनमानी नहीं करना है। अभी त्रिपुरा में फसाद हो, मस्जिद बन गई, कुरान शरीफ जलाया गया, इसके बाद आप लोगों ने एहतजाज किया था ना? याद नहीं किया था? और जरूर करेंगे। मुझे याद है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के नाम एक नावल जेम्स लेन ने लिखा था, जो पूना की लाइब्रेरी में थी, जो उस नावल की वजह से लाइब्रेरी चला दी गई। शिवाजी महाराज की मां के नाम अपमानित करने वाले जेम्स लेन को आर पाटिल ने कहा, मैं अमेरिका से लाकर हथियार लगाकर उसके पेट चलाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद और कुरान पे हमला हो, हम चुपचाप बैठे रहे? मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, अगर आपने एहतजाज किया तो। कोई गलत नहीं है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए एहतजाज करने का। गांधी जी ने हक सुनाया। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज परमिशन नहीं देता था, गांधी जी एहतजाज करते थे नहीं करते थे? हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं पवार साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, शरद पवार साहब आज देश में आप बहुत बड़े नेता हैं। मैं इस माइक के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं पवार साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मुंबई में झगड़ा हुआ था नवाब मलिक का, संजय पाटिल का, गोली चली थी और पुलिस स्टेशन में 307 का केस हुआ था, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पवार साहब आपने केस खत्म कर दिया, दोनों को 307 खत्म हो गया, दोनों पे कोई केस नहीं। मेरे बच्चे, मेरे जवान अपने रसूल के लिए, अपनी शरीयत के लिए सड़क पर उतरे थे।
और आपकी सरकार ने कितने बच्चों पे केस किया था, कितने लोगों पे? 60 लोगों पे 307 किया। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। कमर के ऊपर इतनी चोट लगे कि आदमी की जान जाने का खतरा हो, उसे कहते हैं 307। अगर वकील लोग बैठे हैं, झूठ बताओ मुझे, 307 लगा दिया। मेरे पास यूसुफ भाई आए और वो अपने वकील साहब मुजीब वकील साहब आए। मैं इनको लेकर गया वो मिनिस्टर के पास। मैंने होम मिनिस्टर साहब को पुलिस दास्तान बताई और मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और आपकी खुशकिस्मती है कि मालेगांव में सारे कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ गए। आप बहुत इतराते हैं, आपका पार्टी बढ़ रही है वहां पे। आपकी इन पे 307 नहीं लगना चाहिए, अब उसको खत्म करा दीजिए। मैंने हाउस को उठाया, चिल्ला कर कहा कि ये मुसलमानों के साथ, मालेगांव के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। 307 मुझे बताओ किस वजह से 307 लगा? नहीं सुना किसी ने। सुना किसी ने? बोलिए, सुना किसी ने? लोग भागते रहे, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां छुप रहा है, कोई वहां भाग रहा है। जैसे लगता है कोई चोरी कर लिया हो, कोई रेप पे केस हो गया। इस काम के लिए कि मेरी शरीयत के खिलाफ कुछ हुआ है, नहीं हुआ अमरावती में। लेकिन अमरावती में 307 नहीं लगा, नांदेड़ में 307 नहीं लगा, यहां लगा से ज्यादा हुआ था। मेरे गांव के लोगों, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी ताकत है। अब वासिम जिसका नाम है वो सिवाय अल्लाह के दुनिया में किसी से डरता नहीं। मैं मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करते हुए कहना चाहता हूं कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। क्या शेर आगे पूरा होना है? आपके होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं शायद तो मैं हूं नहीं यार। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इतलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। मालेगांव वालों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मैं से लेकर जा रहा हूं। मैं बहुत जिंदगी आराम से गुजारने वाला आदमी था। ऊपर वाले का करम है, जब मैंने पहली बार, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैंने पहली बार जब अपना फॉर्म भरा था एमएलए का, तो लोगों के दांत खट्टे हो गए। अरे वासिम के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सब मेरे पसीने से कमाई हुई प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं सड़क पर नंगे पैर घूमता हूं, मेरे पैर सूज जाते हैं। मुझे खाने को रखा रहता, खाना नहीं मिलता। मुझे सोने को 6 घंटे नहीं मिलते। आज यहां हूं, कल वहां हूं, परसों वहां हूं। कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तुम मेरे साथ इकट्ठा हो जाओ और मैं इस मुल्क में रहने वाले लोगों को इंसाफ दिला सकूं। इसलिए राजनीति करता हूं और मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे शहर का ये लड़का क्या नाम उसका? कलीम किधर है? इधर आ जा सामने। अच्छी बात है, यही है गवर्नमेंट की तरफ से मेरा इंजीनियर यही है महाडा में। बता दे कलीम, तूने मुझे कितना कमीशन दिया आज तक? 1 रुपया मैंने कभी नहीं लिया आज तक। लोग 10 से 15% लेते हैं। अरे क्या जरूरत है इसकी?
मैं पैसे नहीं लेता, मैं पैसे देता हूं जितना दे सकता हूं, जितनी मेरी हैसियत है। राजनीति इसलिए करता हूं कि इस मुल्क के अंदर अमन अमान हो। ईद में लोग इज्जत के साथ मनाए, दिवाली मनाए, होली मनाए, सब के सब भाई भाई की तरह से रहे। कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसिता हमारा। अब शेर बदल गया, बुलबुल नहीं है उसमें, हम बुलबुल हैं, इसके बुलबुल की जगह उल्लू आ गया। शेर बदल गया, क्या मालूम क्या हो गया? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ पे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तान क्या हुआ। दोस्तों, मैं तो बात कर रहा था दुनिया की। दुनिया में इंक्वायरी उठाई गई, इंक्वायरी जज की कि क्या गलती किसकी है। मैं इंतजार कर रहा था कि इस गलती में मुसलमानों का नाम आ जाए ताकि मैं बता सकूं कि मुसलमान फसादी है, लेकिन मुसलमान फसादी नहीं है। और आज तक इंक्वायरी नहीं लाई गई। ये इंसाफ है क्या? ये दोस्तों मैं कहना चाहता हूं। भीमा पूरे गांव में फसाद हुआ, सरकार ने 7,17,91,000 रुपए दिया। कितना दिया? 7,17,91,000। दुनिया में 2 बार फसाद हुआ, पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा कोई लीडर ही नहीं है। सब के सब जो है ना दंगे चाटने वाले हैं, उनकी हिम्मत नहीं मानने की। सीमी पे पाबंदी लगी। सीमी कौन सी संगठन है? 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बनाया था कि 30 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें काम करेंगे और हमारी बहनें, हमारे बच्चे, उनके लिए पढ़ाई के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए हम पैसे जमा करेंगे, उनको मदद करेंगे। पाबंदी लग गई इस पे। जब अमेरिका में ब्लास्ट हुआ ना तो भुजबल साहब का कलेजा फट गया। उन्होंने कहा है ये जो मुस्लिम संगठन है, और सीमी की पाबंदी लगी 2001 में। मुकदमा चला, बहुत लोग पकड़े गए। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि सीमी के पास कोई भी ऐसी चीज मुझे नई पुलिस ने दिया कि मैं सीमी को आतंकवादी संगठन कह सकूं। मैं सीमी के ऊपर से जो बंधन लगा हुआ, बेल्ट लगा, उसे उठाने का ऑर्डर करती हूं। ये जज साहब ने कहा, लिखा है, ऑर्डर पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, आज तक ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक सीमी पे पाबंदी लगी हुई है। मुझे मैं पूछूं, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है कि सनातन संस्था पे क्या हुआ, अभिनव भारत पे क्या हुआ? जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिन्होंने ब्लास्ट में, जिन्होंने नई बंबई में, जिन्होंने थाना में, जिनके ऊपर मुकदमे, जिनको 10 साल की सजाएं हुई है, लेकिन आज तक उनके ऊपर बैन नहीं लगा। बैन मेरे को लगता है एक बार आरएसएस पे बैन लगा था, कांग्रेस की सरकार ने, हाई कोर्ट ने कहा बैन गलत लगा है, तालियां बजाकर कांग्रेस ने स्वागत किया। और जब सीमी पे बैन लगा ना तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, और आज तक आरएसएस का सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला, अभी भी नहीं किया। बोले कहा तुम्हारा बैन टूट गया। यह हालत देश में है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने का पैसा नहीं है। और हमारी हालत, हमारे पास मैक्सिमम मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास एक महीने का 500 रुपया से कम आमदनी है। 500 रुपये से कम आमदनी। स्कूल नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है। नौकरी में 4% मुसलमानों के पास, 2% मुसलमान ऐसे हैं जो डिग्री हासिल करके आते हैं, बाकी पढ़ ही नहीं पाते, कॉलेज खुलता नहीं। मैं मुंबई में जाकर होने के बाद अपने एरिया में कॉलेज की जगह मांग रहा हूं, आज तक नहीं दिया मुझे। और दूसरों को बिना पैसे के 50-50 एकड़ जमीन दे दी जाती है। हमारा बजट 600 करोड़ रुपया साल का, उसका 5% खर्चा होता है, 3% बाकी वापस चला जाता है। और इतनी आबादी वाले आदिवासियों का बजट, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहता हूं कि कमजोर उनको और दीजिए पैसे। उनका बजट 2,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ दिया जाता है। मुझे 600 करोड़ दिया जाता है और उसका 4% खर्चा किया जाता है। भाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है?
भैया मेले तो बहुत छोटी चीज है, कौन है मेले में कैसे क्या होगी, इतना मत ज्यादा कले मत छाटो, आंख में आंख डालकर बात करो मर्दों की तरह से। फंड देखा, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा 100 करोड़ आया, अगर 100 करोड़ आया मर्द होना 80 करोड़ रुपया मेरे इलाके में खर्च होना चाहिए, 80 करोड़, क्योंकि यहाँ मेरी आबादी 80% है, और अगर तुमने 80% खर्च नहीं किया ना, मैं समझूंगा कि तुम कर्मी चालू में गए हो। तो क्या बोलूं मैं, पैसा इतना मिला तो क्यों नहीं करते? इसलिए दोस्तों आपके पास आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं मुंबई से चर्चा करने। आज सरकारें जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बाकी कुछ नहीं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मार्टिन लूथर किंग के उन्होंने कहा था कि जहां सियासत मजहबी मसलों को शांत करे, जहां सियासत मजहबी मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, और जहां सियासत खुद मजहबी मसलों को पैदा करे, समझो कि देश गलत लोगों के हाथ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मार्टिन लूथर ने कहा था। और आज जो सरकार है ना, वो मजहबी मसलों को पैदा करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ना चाहते हैं। ये हालात देश के हैं। सारी कंपनियां बिक गई, रेलवे बिक गया, 4 गुजराती हैं, 4 गुजराती में गुजराती को बुरा नहीं बोलना, लेकिन मैं बुरा मानने तो मानना है, क्या कर लेंगे बेटा। 4 गुजराती हैं, एक हमारे बादशाह हैं, दूसरे एक तरीपाल है, एक मुकेश अंबानी है और एक अदानी है। 4 गुजराती, 2 बेच रहे हैं तो खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं तो खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। रेलवे क्या? अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनका रिजर्वेशन है, मेरा तो है नहीं, मैं तो फुटपाथ पे हूं। रेलवे भी क्या, रेलवे मुसलमान 2%, 100 में 98% गैर मुस्लिम मेरे भाई हैं, उनका रिजर्वेशन भी है। बहुत तालियां बजाते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म। मैं तो फुटपाथ पे पहले से हूं, मुझे क्या है। एयर इंडिया भी क्या, दुनिया में सारे छोटे छोटे देशों की अपनी एयरलाइन है। मेरा भारत महान, लेकिन एयरलाइन भी गई, ब्रिटिश एयरलाइन, एयर इंडिया का मालिक टाटा बन गया। मेरा अपना नुकसान क्या हुआ? 1% मुसलमान, 99% मेरे गैर मुस्लिम भाई और सोए हुए हैं। जागो जागो, तुम्हारी नौकरी जा रही है। पहले सरकारी नौकरी थी ना, 8 घंटे में 5 घंटा काम करो, निकल लो साइन करके, पैसा डबल टिबल ले लो। और अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करनी पड़ेगी, तनख्वाह भी आधी मिलेगी और ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा, और नौकरी भी जो है ना वो परमानेंट नहीं होगी। नुकसान किसका है? आप सोए हुए। दोस्तों, हम लोग बहुत ताकत से अच्छे लोग लड़ रहे हैं, हमें जीतने की कोई उम्मीद थी। मैं 6 महीने तक मेरे पीछे 100-200 गाड़ियां, मैं पूरे यूपी के एक इलाके में घूम रहा था कि मेरा वोट बढ़ने ना पाए। बहुत मेहनत मैंने किया, सिर्फ इसलिए किया इस देश में फिर परस्ती खत्म होना चाहिए। मेरा एक भाई आया, उसका मुलायम सिंह यादव के धोती के नीचे खाकी वर्दी है, और दूसरी बात कहता है अगर मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव मुझसे अलायंस करने तो मैं साथ में आ जाऊं। वे एक तरफ खाकी वर्दी बोलता है, इधर अलायंस भी देना चाहिए। चारों तरफ जो चाहो बोल दो, एक सीट भी चुनकर नहीं आया। और उनके भाषण को लेकर के खुदा की कसम, मुझे हाउस के अंदर लोग कहते हैं कि एक उनकी सीट आए या ना आए, उनकी तकरीरें हमारे लिए बहुत मुफीद होती हैं। हम उन तकरीरों को ले जाकर सुनाते हैं लोगों को, देखो अगर तुमने थोड़ी भी सुस्ती किया तो ये लोग पावर में आ जाएंगे, तो इस देश के अंदर जो है ना कब्जा कर लेंगे। जी जाते हैं बोलते हुए। मैं हमेशा कहता हूं, कबड्डी खेलते ना लोग, कबड्डी 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 खेलते खेलते गए और कहीं हमारी सांस टूट गई और किसी ने खींच दिया और बाकी था एक ही सूद और हम हार जाते हैं। मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मेरा भाई आकर 500 रुपये लेता है, मैं हार जाता हूं। क्या करूं? खड़े कर दो। बीजेपी कहती है लो पैसा चला जाओ वसूली पे, लो पैसा चला
मेरा ही भाई जाता है। शाम को अगर भरोसा नहीं है ना आपको, अखबार वाले हो, शाम को जाकर देखना बीजेपी और शिवसेना के मंडप में पर्दा उठाओगे ना, मेरा ही भाई वहां बैठा रहता है। भैया पैसा थोड़ा दो, मैं लड़ जाऊंगा, तुम्हारा वोट जो वोट बैंक है सेकुलर उसे काट दूंगा, तुम जीत जाओगे। ये सच्चाई है और यही होता है। हम मुंबई में इलेक्शन लड़ रहे थे, सोहेल लोखंडवाला को लड़ा रहे थे, हमने 2,52,000 वोट लिया और हम 152 वोट से हार गए। कितने वोट से? पार्लियामेंट की सीट मुसलमान जीत रहा था, 152 वोट से हार गए। हमारे भाई ने इलेक्शन लड़ दिया, 1800 वोट काट दिया। आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, आप फॉर्म भर दो, 100, 200, 500 वोट तो इसी आपको आ जाएगा और हमारे वोटों पर भीतर भीतर कर दिया जाता है। और कुछ और नहीं करना, माफ कीजिएगा, शिया सुन्नी पेपर भी भरे। अरे भाई हाथ जोड़ता हूं, शिया हो तो शिया का काम करो, जितना करना कोई मना नहीं करता। सुन्नी हो तो सुन्नी की तबलीग करो, जितना करना करो। देवबंदी हो देवबंदी की तबलीग जितना करना करो, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरे पर तोहमत मत लगाओ, इससे क्या होता है ना, आपस में टकराव होता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं भाई, मेरी हैसियत में और मैं कलाम के पैर के धूल के बराबर हूं, लेकिन मेरे दिल की एक चुभन है, मेरे दिल की तड़प है कि हमला इमारत पर हो रहा है, हमला इमारत पर हो रहा है। हम नादानों ने इमारत के ऊपर फ्लैग बना लिया है, एक पर शिया लिख दिया, एक पर सुन्नी लिख दिया, एक पर देवबंदी लिख दिया, एक पर जो है अंसारी लिख दिया। और हम बिल्डिंग की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ्लैट की हिफाजत कर रहे हैं। नादानों, बिल्डिंग गिर जाएगी तो फ्लैट नहीं रहेगा, पहले बिल्डिंग की हिफाजत करो, बाद में अपना अपना फ्लैट बनाओ जो बनाना हो। ये मेरी गुजारिश हाथ जोड़ करके। गांव की हालत बहुत खराब है। ये लोग कहते हैं, एक कमेटी है दुनिया की कहती है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जेनोसाइड होगा। जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, लाखों लोग मारे जाएंगे। जिस तरह बोस्निया में लाखों मुसलमानों को मार दिया, उनकी औरतों को ले गए, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई उस तक तो छोड़ा नहीं उनको। तो उसका सदर कहता है, जेनोसाइड का जो सदर है अमेरिका से कहता है कि हिंदुस्तान भी इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं खबरदार करता हूं वजीर आजम को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को हमने खबर दे दिया कि हिंदुस्तान भी जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोको। कोई कदम नहीं उठाया। मगर याद रखिएगा, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता मारी, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता मारी। समझ मत से गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आज मैं एक वादा लेना चाहता हूं अपने भाइयों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोलता है तो तुम अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो, बोलते तो नहीं होते हो। मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हुजूर के खिलाफ एक लफ्ज़ मैं सुनूंगा नहीं। सही कि गलत है? इसीलिए जेल गए थे सब लोग। हुजूर के लिए जान दे सकते हो, हुजूर का कहना भी हम मान सकते हैं क्या? आज हाथ उठाकर बोलो, हुजूर का कहना हम मान सकते हैं क्या? जोर से बोलो सब लोग। मैं कसम खा के कहता हूं, तुमने कहना मान लिया ना, कोई माई के लाल में ताकत नहीं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखते। बहुत आसान नुस्खा बताकर जा रहा हूं मैं। समझाया मेरे रसूलुल्लाह ने कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। कहा कि नहीं कहा? अगर अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम पेट भर खाना खाकर आराम की जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में है, खाना उसको नहीं भूखा है, और अगर तुमने खाना अकेले खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। कहा कि नहीं कहा? यहाँ बैठे हो, मैं कहना बैठे होंगे। आज से एक काम करो, किसी से डर के नहीं भाई, डरना किससे? डरना तो अल्लाह से है। रसूलुल्लाह के लिए उनकी कही हुई बातों को अपने पड़ोसी के पास जाकर कह दो, खास करके हिंदू से कह दो कि मुझे रसूलुल्लाह ने कहा है कि पड़ोसी घर बैठो। अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी गैर मुस्लिम को मत बुलाना। हमारे गांव के मुसलमान अपना खून देकर रसूलुल्लाह का जो कहना पूरा करेंगे। बीमार हो जाए इससे पूछो तबीयत कैसी है आपकी, तकलीफ में है तो उसको मदद कर दो, वो गाली दे तो सुन लो। आरएसएस वालों का कलेजा फट जाएगा।
अरे बाप रे, ये क्या हो गया हिंदुस्तान में? हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। जितना आईसीयू है ना, सब भर जाएगा। अगर हम सबने ये अपना लिया कि हम अपने इखलाक से गैर मुस्लिम भाइयों को अपना बना देंगे, तो इंशाल्लाह कोई जेनोसाइड नहीं होगा। हम सब इस देश के अंदर भाई भाईगीता से रहेंगे। मैं हमेशा एक गीत गाता हूं, एक गीत में हमेशा गाता हूं कि महलों और भूल जाता हूं मैं, किसको याद है? नहीं अरे क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट सकल साहब जाके बाद बोलता हूं तो याद रहता है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। मोदी साहब, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आपके पास इसलिए चलकर आया था, ये गुजारिश करने आया था आपसे कि हमने इसी भिवंडी के अंदर, इसी मालेगांव के अंदर पार्टी खड़ी किया था और शायद 12-13 नगर से चुन के लाए। हमारा एक बार यहाँ फसाद हुआ था, कुछ हम बोले क्या रिलीफ लेकर आ रहे थे, हमको रास्ते में रोक दिया पुलिस ने। इगतपुरी में रोक दिया था। हमारे मुकदमा हमारे ऊपर किया था, 10 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। हम ये काम अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह खुश होगा तो शायद मेरे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। हमारे गांव वालों, तुम मेरे अपने हो। तुम्हारे पास बंबई में 2 एमएलए हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों मर्द हैं, एक रईस शेख, एक मैं। आज रईस को मेरे साथ आना था, लेकिन आज ही इन लोगों ने डीपीडीसी की मीटिंग कर दिया और रईस को रुकना पड़ गया। बहुत होशियार एमएलए है। आपके 2 एमएलए हैं, यहाँ का एमएलए आपका होगा, ठीक है, वो 2 आपको मैं और दे रहा हूं प्लस। जो भी मसला आपका हो हमारे गांव में, एजुकेशन का हो, अस्पताल का हो, जो है और रूम का हो, जिस तरह का भी काम हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिस तरह से मैं भिवंडी और गोंडी के लिए काम करूंगा, इसी तरह से मैं मालेगांव के लिए भी काम करूंगा। बस मैं मालेगांव के तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं, तमाम पार्टी में काम करने वालों से कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ खड़े हो तो भागना मत। देखो, मैं 26-27 साल से एक ही पार्टी में हूं। सत्ता में नहीं आऊंगा शायद, कभी नहीं आऊंगा शायद, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करता हूं। मैं किसी का घर, किसी के घुटने टेक कर किसी के सामने टंगे चाटकर मंत्री नहीं बनना चाहता। कुछ मंत्री हैं मुंबई में, लेकिन इनकी लाल बत्ती चोर बाजार वाली है। चोर बाजार वाली लाल बत्ती इसलिए कहना हो ना कि अगर मर्द होते ना तो शरद पवार के सामने जाकर तुम्हारा मुकदमा खत्म करवा देते। 307 का मुकदमा हो ही नहीं सकता। मुझे कोई वकील बता दे कि 307 हो सकता है क्या? नवाब मलिक पे खत्म हो सकता है, संजय पाटिल पे खत्म हो सकता है, लेकिन यूसुफ भाई पे नहीं खत्म हो सकता। क्या मतलब इसका? हमें क्या समझते हो हम जो है हमारे गुलाम हैं? हम गुलाम सिर्फ अल्लाह के और किसी के गुलाम नहीं है। इसलिए आपसे कहना है कि मुझे ताकत दीजिए आप। अगर ताकत आपकी जरूरत नहीं होती ना तो मैं अपना काम कर लेता। मैं आपके पास आके भीख नहीं मांगता, मैं ख्वाब में देखता हूं, मैं सबके सामने हाथी फैला रखे रहा हूं। 25-26 साल से भीख मांग रहा हूं, ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो। तुम्हारी ताकत मेरे पास आएगी ना तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, कौम और मुल्क के लिए काम करूंगा। गुजारिश करता हूं समाजवादी पार्टी को मजबूत कर दो, किसी के बहकावे में मत आओ। बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन ये नकली डाटा की है, मैं देसी की हूं। पता बोल रहा हूं मैं, ये नकली है, मैं असली हूं। आजमा लेना कभी भी यार, जब चाहना आजमा लेना। ये नकली लोग आ गए हैं, पैसा मेरा निकल दिया देश से। अच्छा, पैसा दिया क्या मुझे तुमने? कलीम कितना कमीशन दिया तुमने मुझे?
कितने का काम कर रहा तू? 25 करोड़ है कि कितना? अभी 20-25 करोड़ का काम कर चुके हैं, 20 करोड़ और बाकी है अभी। इसमें कमीशन देते तो मुझे कई करोड़ देते, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं लिया आज तक। तू मुसलमान है तो नुकसान ना। अगर तू मुसलमान है तो नुकसान नहीं, ये पैसा हक है, जो सरकार मिलती वही पैसा अपना है। वो सही है कि गलत है? मैं मुसलमान हूं ना, मैं सच्चा होना चाहिए मुझे। मैं सिर्फ नमाज के लिए मुसलमान नहीं, मेरी 24 घंटे की जिंदगी मुसलमान को होना चाहिए, तब मैं मुसलमान हूं। मालेगांव में उधर 35,000 बराबरी के लोग हैं, 35,000। इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। अभी हमारे पुलिस बरादरी की मीटिंग वहां हुई थी। देवनार को हम लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा स्लॉटर हाउस बनाने की कोशिश किया है। दुनिया का एक तरफ से जैन लोग हैं, एक तरफ से दूसरी पार्टी के लोग सब मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको दुनिया का सबसे अच्छा स्लॉटर हाउस बनाने का पास करवा दिया। मामूली बात नहीं है। जब गणपति होती है तो सरकारी खजाने से कुछ करोड़ खर्चा होता है, हमें उसका दुख नहीं है, करोड़ ना खर्चा, हम काम मना कर रहे हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन होता है तो करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लेकिन मेरा त्योहार होता है तो खर्च नहीं होता, पैसा कमाते हैं ये लोग। हमने जब बैलेंस शीट देखा, बेटे इफराद आजमी वगैरह, मैंने कहा सुनो, तो उनके त्योहार पर खर्च, मेरे त्योहार पर कमाई, ये कैसे चलेगा? आंदोलन किया हम लोगों ने। एक बकरे का 50 रुपया लेते थे ये लोग वहां स्लॉटर हाउस में लाने के बकरीद में, सब का सब हमने माफ करा दिया। अब 1 रुपया नहीं देना पड़ता, पूरा माफ कर नहीं, हर चीज प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है। बिजली कंपनी आ गई है चोरी की, और इनका अगर तुम इन बिजली कंपनियों का तुम बैलेंस शीट देखोगे ना तो उस पर कई करोड़ों रुपया इनको चंदा दिया जा रहा है पार्टियों को। करंट कंपनी का बैलेंस शीट उठा लो, कितना चंदा दिया कि मालूम पड़ जाएगा आपको। मोदी जी ने कानून बना दिया कि इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी चंदा दिया जाएगा वो टैक्स फ्री होगा। जैसे आप अपना ऑफिस का खर्च करते हैं, उसको जो घटा करके इनकम टैक्स दिया जाता है, और उसी तरह से वो खर्च जो है ना इनकम टैक्स में जितना भी आप दे दोगे चंदा, उस पर कोई टैक्स नहीं। ये लोग दबक पैसा ले रहे हैं, ऐसा मिल रहा है इनको। दूसरी बात, एक बात और बोल देना चाहता हूं, यहाँ पर कुछ लोग जो है ना, वो राष्ट्रवादी के लोग मेरे लोगों को डरा रहे हैं। बेटा मुंबई से आना पड़ता है, रास्ता बंबई में जाता है, मिलता है। अगर समझोगे कि ये कार्यकर्ता अबू आसिम के यहाँ कमजोर हैं, बंबई में बैठा हूं, नकेल दबा दूंगा, ठीक हो जाओगे बेटा। मेरे एक आदमी को किसी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि तुम समाजवादी पार्टी के साथ क्यों खड़े हो, तो याद रखना मैं चुन चुन कर बदला नहीं किया, तो मैं अपने बाप की औलाद। मेरे कार्यकर्ता मेरे जिगर हैं, मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, अच्छा दूसरे बात करो, समझे क्या? और भाई पुलिस वालों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे कार्यकर्ता हैं तो कंप्लेन लीजिए, उनको भगाओ मत, क्योंकि मैं भी कभी पावर में आ सकता हूं। राष्ट्रवादी का है तो उसे सलूट करोगे, मेरा है तो डंडा मारोगे। नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ से काम करना। अभी मेरे 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने केस कर दिया जबरदस्ती, मैंने हाईकोर्ट में डाल दिया। अब हाईकोर्ट ने 17 तारीख को बुलाया है कमिश्नर को, तुम जवाब दो, तुमने कैसे पकड़ा इनको। मेरे पास आके हाथ जोड़ रहे थे, खुदा की कसम, आसिम भाई आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वही कर रहा हूं जो आप करते हैं। मैं आपके आता तो आपको नहीं, इसने मारा तो उसमें केस तो होगा, कहां छोड़ दिया? इसने जो काम किया उसमें कलम चला हुआ कानून में है। तो भाई कमिश्नर साहब, मैं भी वही कर रहा हूं जो आप करते हैं। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। 17 तारीख को कमिश्नर साहब को बुलाया है कोर्ट ने
कि तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे गिरफ्तार किया, इसका जवाब दो। जिन्होंने किया वो सस्पेंड होंगे। मैं किसी के नौकरी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं किसी की तरफ से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दोस्तों, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। आप बताओ, इतने लोग बैठे माशाल्लाह, कितनी बड़ी भीड़ है। आप मेरे साथ हो कि नहीं? पक्का 100% ना? आपका हाथ नहीं उठ रहा। दोनों हाथ उठना चाहिए, दोनों भी हाथ। माफ कीजिएगा, मैं ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन दिल को खुश करने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ होंगे, मैं ये फोटो दिखाऊंगा मम्मी में कि मालेगांव गया था, राष्ट्रवादी के लोग बहुत लोगों को तोड़ कर ले गए, अब मैं सबको तोड़ कर ला रहा हूं, तो सबके हाथ मेरे साथ हैं। एक हलचल मचा दो मालेगांव में, और जो भी काम हो, मेरे पास 3 आदमी बैठते हैं काम करने के लिए। मैं किसी को मायूस नहीं करता। जितना मैं कर सकता हूं, अस्पताल में इलाज करवाना है, पुलिस की प्रॉब्लम है, सरकार से कुछ काम करवाना है, इन सब काम के लिए एनी टाइम आप लोग मुझे फोन कीजिए, मुझे खुशी होगी। हाँ, खाली मेरी हाथ डाल के नहीं मत फोन करिएगा। फोन कर आज से मैं सलाम अलैकुम, अरे आपकी याद आ गई, मुझे इतना काम रहता है, इतना काम रहता है भाई। मैं कहता भाई तुम काम बताओ ना, काम कुछ नहीं करा इसके हाथ क्या आता, कैसे हैं आप? तो थोड़ा नहीं बुरा मालिक, क्या टाइम ही नहीं है ना। आप काम के लिए 1 घंटे बात करेंगे ना, खुदा की कसम मैं तैयार हूं, मैं कभी ना नहीं दूंगा। जब आप करेंगे ना, तो मेरा आदमी पूछेगा आपसे कि भाई आपको क्या काम है? नहीं आसिम भाई को हम बताएंगे नहीं, तो लाइन नहीं देगा। क्या मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ, मुझे अब्दुल आसिम से अपने लिए ये मसले में बात करना है, तो फटक दे देगा, और नहीं देगा तो फौरन फोन लगा के देगा 100 टका। और आप नहीं बताएंगे कुछ ना, तो फिर माफ करना, आपको मेरे पे गुस्सा आएगा। मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ पहले से। आप आए, आपने मेरी बातें सुनी। यूसुफ भाई कई बार मेरे पास आ चुके हैं अपने काम में करके। यूसुफ भाई जो भी आप लोगों ने आज मुझे दिया है, मैं सबका इंशाअल्लाह मेरी तरफ से कार्रवाई करूंगा। और 19 तारीख से असेंबली शुरू हो रही नागपुर की, मैं इन तमाम मसलों पर कोशिश करूंगा कि मैं असेंबली में सरकार से सवाल करूंगा, और आपको पूरी वीडियो भेजूंगा जो मैंने दिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज मत जाइए। आसिम भाई ने रिक्वेस्ट की है, अगर आप लोगों ने वो मोहब्बत दोनों हाथों से हाथ उठाए थे, आप लोग ये कोविड वॉरियर्स को हम अवार्ड देंगे। बस 5 मिनट पहले दिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खादिम मैडी में वहां पर 5 मैयत का कुछ लोग कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन के अंदर जब सशक्ति क्रांति मचलती दम तोड़ती इंसानियत में हमारे मालेगांव शहर के अंदर 5